This is a decisive punch of Bunyanul Marsus. Nara Takbir! Allahu Akbar! बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का। उन्वान तो कायदे आज़म के हवाले से शुरू होता है और ये वो चीज़ है जो हम भूल नहीं सकते। कायदे आज़म ने जब ये कहा तो उनके पीछे वो कौम मौजूद थी जिसने इतनी बड़ी क़ुव्वत बरतानिया और इसके साथ साथ इतनी बड़ी अक्सरियत हिंदुओं की उसका मुकाबला किया और बहुत मशदूद हालात में अपना नाम बनवाया और अपना मकाम कायम किया एक रियासत की सूरत में। तो कायदे आज़म की इस बयान को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमें उसे सामने रखना चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो अवामिल हैं उनको भी हम भूल नहीं सकते। पहली चीज़ तो ये है कि किस तरह से मुत्तहिद रहेंगे, किस तरह से काविशें जारी रहेंगी और इसके साथ साथ हमारी रहनुमाई कैसे होगी जो मुकाबला कर सके कायदे आज़म की लीडरशिप की, उनकी कायदाना सलाहियतों पर। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब मौजूद नहीं। पहले तो ये था कि बदरजा या तो मौजूद तो थी, उनको आगे लाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब तो वो चीज़ें नापैद होती जा रही हैं। बहुत बड़ी बात है कि लीडरशिप क्राइसिस है, बहुत बड़ी बात है कि इक़्तिसादी बदहाली है, हम उसको कहें या ना कहें और माने या ना माने, लेकिन वो नज़र आती है हर तरफ। बहुत बड़ी बात है कि बहैसियत कौम हमें बहुत सारे कर्ज़ों को की अदायगी करना है, जिसकी वजह से हम अपने अवाम के मुँह से वो नवाला भी छीनने के लिए तैयार हैं जो उनको ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। और फिर बहुत सारे दूसरे मसाइल के दिफाई एतबार से अपनी इलाकाई हदूद को तहफ़्फ़ुज़ करना ये बहुत ज़रूरी है। लोग दिफाई अफवाज के ख़िलाफ़ उस वक्त जाते हैं जब वो ये देखते हैं कि सारा पैसा दिफाई अफवाज के ऊपर ख़र्च किया जाता है और उनकी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती। तो अब इस जंग में जो हालिया हुई, हिंदुस्तान के साथ एक झड़प थी, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान ने अपनी ट्रेनिंग, पाकिस्तानी अफवाज ने ख़ास तौर पर फ़ज़ाई अफवाज ने अपनी ट्रेनिंग, अपनी मुस्तैदी, दिलेरी और हिम्मत से और इसके साथ साथ इतनी बड़ी रियासत की उस क़ुव्वत से टकराने के लिए तैयारी की और करके दिखाया कि अददी चीज़ें या अददी शुमारियात इंसान को बरतरी नहीं देती, बल्कि एक मकसद होता है जो उसको पूरा करने के लिए ये काम किया जाता है। तो हमने वो भी देखा, लेकिन अब हमें आगे भी देखना है। सिर्फ़ किसी वाक़े के तनाजुर में मुत्तहिद तो हम हो गए, लेकिन उसके बाद आगे देखें कि इस खित्ते की और पूरी दुनिया की ग्लोबल कंसंट्रेशन किस तरफ है। ज़्यादातर सियासत और आलमी सियासत जो रुख इख्तियार कर रही है और जिसके अंदर बड़ी बड़ी रियासतों के सरबराह अपनी गलत बयानी से, अपने गलत रवैयों से, अपने जारहाना इक़दामात से इंसाफ के तकाज़ों को रोनते हुए, इंसानियत को ख़त्म करने के लिए करते हुए फिर भी अपने आप को महज़्ज़ब और बाइज़्ज़त समझ रहे हैं। तो क्या हमको ये सब चीज़ें भी देखनी हैं? एलामिया तौर पर भी वो दुश्मन जो हमसे दूर थे और हमें अंदाज़ा तो था कि वो कोई ऐसे नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार हैं, उनकी आमादगी तो एलानिया तौर पे हो रही है कि उन लोगों के साथ शमूलियत होगी जो पाकिस्तान और उसकी एटॉमिक पावर या न्यूक्लियर तवानाई को ख़त्म करने के लिए तैयार होंगे। तो ये ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। और अब चाहे हम कहें कि दुनिया मल्टीलैटरलिज़म यानी बैन तकसीरियत की तरफ जा रही है और बायलैटरलिज़म ख़त्म हो गया है या यूनिलैटरलिज़म ख़त्म हो गया है, उसके बावजूद एक ही रियासत की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके दबाव में आकर रास्ता बदला भी जा सकता है और नुकसानात उठाने भी पड़ते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त हमें मुस्तक़बिल को देखते हुए इलाक़ाई एतबार से और आलमी सतह पर उन तब्दीलियों का हमें इदराक होना चाहिए जो मुस्तक़बिल में हो सकती हैं और जिनकी बुनियाद अभी डाली जा रही है। इसके अंदर बेशक के बहुत सारी रियासतों के साथ हमारा ताउन होगा, लेकिन उन रियासतों के लिए जिनकी क़ुव्वत दूसरी रियासतें मानती हैं
ان کے ساتھ ہمارے کیا رویے ہونے چاہیے. یہ ایک مضبوط سفارتکاری اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین خارجہ پالیسی کی بنیاد بن سکتا ہے اور ہمیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. شکریہ. یہاں پہ یہ باشعور اور معزز ایوان کے حوالے سے ہم تک ان کی رائے پہنچتی ہے، لیکن ہر کوئی یہ کہتا ہے ایسا کرنا چاہیے، پالیسی صحیح ہونی چاہیے، خارجہ امور پر بات چیت تسلی بخش ہونی چاہیے. یہاں پہ یہ معزز ایوان یہ بتائے کہ سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے. اگر خارجہ پالیسی ہے تو آج کی خارجہ پالیسی کو دیکھ کر بتائیں کہ پاکستان کو ایران سے کیسے تعلقات ہونے چاہیے ان حالات میں، امریکہ سے کیسے ہونے چاہیے، ہندوستان کے لیے تو ہماری بہت کھلی رائے ہے کیسے ہونے چاہیے، اور یورپین یونین کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، تاکہ اور کون اس کی ابتدا کرے گا. دوسرا، اگر پولیٹیکل پالیسی بنانی ہے تو کون بنائے گا، اس کا پہلا قدم کیا ہوگا، نقطۂ نظر کیا ہے. اسمبلی میں جائے یا وہاں کے انفارمیشن منسٹر کچھ بتائیں کہ وزیر اعظم کچھ کہیں، یا یہ کہ ہماری رائے وہاں تک جائے تاکہ اس کو دیکھ کر آگے وہ پالیسی بنائے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس معزز ایوان کی رائے کو اس طریقے سے آگے پہنچایا جا سکتا ہے. صرف یہ کہہ دینا سا، وہ تو احساس ہے ہمارا کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد کیسے، پہلا قدم کیا ہوگا اور کیسے ہم آگے جائیں گے، کیونکہ آگے تو ہمیں جانا ہے. ٹیکنالوجی ٹرانسفر مجھے معلوم ہے کہ سب اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے دوست ملک چین نے بہت حد تک ہماری مدد بھی کی، رہنمائی بھی کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان جو مستقل طور پر ہمارا دشمن ہے، کیا ان کی رہنمائی اسی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ یا اسرائیل کے ایڈوانسمنٹ سے نہیں کی جا رہی؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں ان ممالک سے کیسے دوستی کرنی ہے یا اس چیز کو آگے بڑھانا ہے. ہندوستان نے اپنے اتنے طائفے بھیجے اس جنگ کے بعد چھوٹے چھوٹے ممالک میں، تو ہنسی آ رہی تھی کہ اتنے چھوٹے سے ملک میں انہوں نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا. وہ بے مقصد نہیں تھا. وہ جب جنرل اسمبلی میں اگر آیا یا کہیں بھی ہوا تو ان ریاستوں کی تعداد یا گنتی اس مقصد کو آگے کرنے میں کامیاب ہوگی. اور ہم صرف بڑی ریاستوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے.